हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। और कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर तुम बिलोंग करते हो तो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ बोल के जरूर सब्जेक्ट होगा, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सब में सेम है। तो तुम कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, तुम आराम से इससे पढ़ाई कर सकते हो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो में बता दूं कि हम बेसिक चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये सब टॉपिक। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिल जाएगा तुमको, तो तुम ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे वीडियोस तो हैं ही, वीडियोस तो यूट्यूब पे भी आएंगे ही। उसके साथ साथ ऐप के अंदर जो बेनिफिट्स है वो है नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस वहाँ पे तुमको अवेलेबल होगा। एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे अगर मैसेज करोगे तो तुमको तुम्हारे रिस्पेक्टिव कॉलेज के ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो टॉपिक है वो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज जो है सेकेंड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का। इससे पहले हम एक ऑलरेडी स्टेज पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट स्टेज था, पिछला वीडियो था अपना, था उसका नाम प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज मतलब था कंपनी के बारे में सोचना, आइडिया लाना, कंपनी को बेसिकली बनाने के बारे में डिसीजन लेना। और ये काम कौन करता था? प्रमोटर्स। आज का जो सेकेंड स्टेप है वो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ये क्या है? सेकेंड स्टेज है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना कंपनी का। अब हम सोच लिए कि कंपनी तो बनाना ही है, तो कंपनी को फॉर्म करेंगे, रजिस्टर करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होगा सब डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन इज द सेकेंड स्टेज। पहला स्टेज क्या था? प्रमोशन। ये कौन सा स्टेज है? सेकेंड। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इट इज द रजिस्ट्रेशन दैट ब्रिंग्स अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। तो रजिस्ट्रेशन से या इनकॉर्पोरेशन से company comes into existence. A company is properly constituted only when it is duly registered under the act and a certificate of incorporation has been obtained from the registrar of companies. registrar of company को short form में हम ROC भी बोलते हैं। तो एक कंपनी कब प्रॉपरली रजिस्टर होता है, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होता है? जब हम सारा डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के पास, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ जब हम रिक्वायर्ड फी पे करेंगे और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होगा, रजिस्ट्रार को सब कुछ अगर ठीक लगेगा, तो रजिस्ट्रार हमको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो नाम होगा सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जब एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तब ये माना जाता है कि यस द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड। तो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ प्रूफ दैट द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड। क्लियर है? ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे चल के, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर होगा वो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ देखते हैं। सिलेबस में जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं सीरियली उस हिसाब से करवा रहा हूं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, देखना। तो सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम MOA भी बोलेंगे। ठीक है, मेमोरेंडम एसोसिएशन बेसिकली कंपनी का डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में सारा का सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। लाइक कंपनी क्यों फॉर्म हुआ है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, कैपिटल ऑफ द कंपनी, सारा डिटेल कंपनी के बारे में ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी पर्सन इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता है। मतलब आज मैं चाहूं और मैं चाहता हूं कि मैं रिलायंस का MOA पढ़ूं, तो यस आई कैन रीड रिलायंस MOA आल्सो। क्लियर है? ये देखना। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज।
तो अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, 4-5 फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा किसके लिए कौन सा फॉर्मेट है। जैसे टेबल ए पहला फॉर्मेट है, एमओए का क्या फॉर्मेट होना चाहिए? टेबल ए फॉर्मेट किसके लिए? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। क्लियर है? टेबल बी फॉर्मेट जो है ये थोड़ा सा याद रखने का चीज है और कुछ नहीं, ये किसके लिए? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन उनका शेयर कैपिटल है। टेबल सी किसके लिए है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल नंबर डी किसके लिए है? टेबल नंबर डी के लिए अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और लास्ट है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ये किसके लिए? टेबल नंबर ई। क्लियर है? तो इसमें कुछ भी समझने का बात नहीं है, ये जस्ट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। हर टेबल का एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। किस चीज का फॉर्मेट दिया हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। और जो भी कंपनी एमओए बना रहा है तो ये फॉर्मेट को वो देख सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या क्या लिखा हुआ रहता है एमओए में? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एमओए? आखिर एमओए के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला आता है द नेम ऑफ द कंपनी, जिसको क्या बोला जाता है? नेम क्लॉज। इसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है? कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? अब कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो नेम एंड होगा प्राइवेट लिमिटेड से। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो नाम एंड होगा लिमिटेड से। ठीक है, देखना विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? तो नेम क्लॉज में लिखा होता है कंपनी का नाम, प्राइवेट कंपनी का नाम एंड होता है विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी का नाम एंड होता है विद द वर्ड लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनीज फॉर्म अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी मतलब ये होते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इनका जो नाम है इट कैन एंड विद द वर्ड्स लाइक फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन। इनको अलाउड ये सब नाम यूज करना, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल्स, इलेक्ट्रल ट्रस्ट एटसेट्रा। क्लियर है? तो जो भी सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, उसका ऑब्जेक्टिव नॉट फॉर प्रॉफिट है, ऐसी कंपनीज का नाम जो है वो एंड हो सकता है इन सब वर्ड्स से। उनको नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना मैंडेटरी नहीं है, वो अपना नाम के एंड में ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी नेम मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। गवर्नमेंट कंपनी का नाम के आखिरी में लिमिटेड होना जरूरी है। और अगर एक 1 पर्सन कंपनी है, अगर ओपीसी है, तो ओपीसी शुड इंक्लूड द बिलो इट्स नेम। तो ओपीसी अगर है तो द वर्ड ओपीसी शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी। जैसे अगर मेरा एक ओपीसी है, सोच लो, नाम है उसका अमन एंड कंपनी, तो अमन एंड कंपनी के नाम में ओपीसी वर्ड होना जरूरी है। तो मैं नाम में लिख सकता हूं अमन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम के एंड में क्या होगा? ओपीसी होना जरूरी है। नाम के एंड में जरूरी नहीं है, नेम में ओपीसी होना जरूरी है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, यह आ गया पहला क्लॉज, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज को समराइज करते हैं। नेम में क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी का नेम एंड होगा प्राइवेट लिमिटेड से, पब्लिक का एंड होगा लिमिटेड से। सेक्शन 8 को ये फॉलो करने का जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी एंड करेगा लिमिटेड से, और ओपीसी के नाम पे ओपीसी वर्ड मेंशन होना जरूरी है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द नेम क्लॉज ऑफ अ मेमोरेंडम। ठीक है, नेक्स्ट,
द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ होगा इसमें, इसका बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज टू बी सिचुएटेड। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस के जैसा काम करता है। अगर कोई भी कम्युनिकेशन कंपनी को करना है या हमको कंपनी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो हम उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कंपनी क्यों फॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। देखना, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर नेसेसरी इन द फर्दरेंस देयर ऑफ। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कंपनी क्यों फॉर्म किया गया है, क्या काम करने के लिए कंपनी बना है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी। इफ एनी कंपनी has changed its activities which are not reflected in its name, it says change its name in line with its activity within a period of 6 months। तो वो रहा है कि अगर तुम अपना ऑब्जेक्ट को चेंज किए हो और अब ऑब्जेक्ट चेंज करने के वजह से तुम्हारा जो नेम था, तुम्हारा जो नाम था कंपनी का, अब नाम के हिसाब से तुम्हारा काम नहीं है। जैसे हमारा ट्यूशन का नाम है उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी और मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो काम कर रहा हूं, साइंस पढ़ा रहा हूं, ये मेरे नाम के हिसाब से नहीं है। तो बोल रहा है मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। क्लियर है? तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव चेंज करता हूं, पहले कॉमर्स पढ़ाता था अब साइंस पढ़ाने लग गया, तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव चेंज करूंगा तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ नेम भी चेंज करना पड़ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नाम नहीं हुआ तो। क्लियर? नेक्स्ट, और क्या कंटिन्यू देखना, लाइबिलिटी लिखा होता है कि क्या लाइबिलिटी है, या तो लिमिटेड हो सकता है या अनलिमिटेड हो सकता है। अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है। तो कैसा टाइप का कंपनी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या है, ये बात लिखना जरूरी है। क्लियर? देखना, इसी को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी क्लॉज। वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, एंड ऑल्सो स्टेट वेदर इट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर? नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज का मतलब कौन कौन कितना कितना पैसा लगाया है, कंपनी टोटल कितना पैसा मार्केट से उठा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? वैसे इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब मैक्सिमम कंपनी कितना शेयर्स इशू कर सकता है पब्लिक को और कितना पैसा मार्केट से ले सकता है। ठीक है? देखना, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एग्रीड टू टेक। तो कितना उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितना तो शेयर है, क्या अमाउंट का शेयर है, कौन कितना शेयर लिया है, ये सब कुछ लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, इंडिकेट विद देना विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर। तो हर सब्सक्राइबर को मिनिमम 1 शेयर लेना जरूरी है। तो हर एक जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स बनेंगे, मेंबर्स बनेंगे, उनको मिनिमम 1 शेयर लेना जरूरी है। अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लॉज। ऑब्वियस सा बात है, जो कंपनी में शेयर कैपिटल है उसी के लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल है। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है देन दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ओपीसी का केस है तो ओपीसी के में लिखा रहेगा कि अगर ओपीसी में कुछ भी होता है, डेथ होता है, तो कौन उसका नेक्स्ट मेंबर बनेगा। ये हम पढ़े थे डिटेल में, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाया गया। हम बोलते थे इसको क्या, नॉमिनी। दिस वाज कॉल्ड एज नॉमिनी ऑफ अ ओपीसी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। क्या क्या लिखा हुआ होता है मेमोरेंडम में? सबसे पहला हो गया तुम्हारा नेम क्लॉज, नाम लिखा हुआ होता है। सेकेंड हो गया तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज,
यहाँ पे एड्रेस ऑफ द कंपनी होता है। थर्ड हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसके बाद आ गया हमारा लाइबिलिटी क्लॉज, और लास्ट आ गया कैपिटल क्लॉज। दिस आर ऑल कंटेन्स ऑफ अ मेमोरेंडम। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे, एक है फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम, टेबल ए बी सी डी ई, कौन से कंपनी के लिए थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद ये सेकेंड टॉपिक था कंटेन्स ऑफ मेमोरेंडम। इसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ध्यान से समझना, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आखिर क्या फर्क है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, किसके साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। कंपनी के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कंपनी का अगर एमओए पढ़ेंगे तो आउटसाइडर को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो क्या करता है, ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। ये कंपनी को इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, कौन से एम्प्लॉयज का क्या पावर होगा, क्या ऑथोरिटी होगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, ये सब कुछ लिखा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस है, कंपनी का बाय लॉज है, जिससे एक एम्प्लॉय या एक मैनेजमेंट को गाइडेंस मिलता है कि उसको काम कैसे करना है। क्लियर है ये? देखना, तो कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिक के लिए है, आर्टिकल्स पब्लिक के लिए नहीं है। आर्टिकल तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए है, ये आउटसाइडर्स को देना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखना, according to section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013, article means article of association of a company as originally formed, framed or as altered from time to time। तो जो originally बना था या जो थोड़ा बहुत अल्टर हुआ है, हम आगे चल के पढ़ेंगे how वो आर्टिकल कैन बी अल्टर्ड। अल्टर मतलब चेंज्ड। ये तो सही डेफिनेशन नहीं बताता, कुछ और डेफिनेशन आर्टिकल्स का। डेफिनेशन देखते हैं, देखना, सबसे पहला द आर्टिकल्स, डेफिनेशन देखते हैं डायरेक्टली। द आर्टिकल्स आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एंड आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो ये क्या है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब करता है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, the article association is document related to the rights of members। अधिकार देता है किसको, members को, rights of the members of company among themselves and the manner in which business of the company, और बताता है कंपनी का बिजनेस जो है उसको हम कैसे करेंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो कंपनी बिजनेस कैसे करेगा आर्टिकल्स में लिखा हुआ होता है। तो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कंपनी क्या बिजनेस करेगा, और आर्टिकल में लिखा हुआ है कैसे करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मेमोरेंडम पब्लिक के लिए, हम क्या बिजनेस करते हैं वो पब्लिक को जानना जरूरी है, लेकिन हम कैसे करते हैं वो पब्लिक को हम बताएंगे नहीं। क्लियर है ये? तो आर्टिकल एसोसिएशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के लिए। क्लियर? क्या आर्टिकल्स को अल्टर किया जा सकता है? यस, द आर्टिकल्स कैन बी अल्टर्ड। आर्टिकल्स को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन अल्टरेशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर होना चाहिए। हम कोई भी ऐसा अल्टरेशंस नहीं कर सकते जो एमओए के खिलाफ हो या जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ हो। हम अल्टरेशंस कर सकते हैं, बट दैट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनीज एक्ट। कुछ भी नहीं टूटना चाहिए, कुछ भी नहीं टूटना चाहिए। क्या क्या चीज नहीं टूटना चाहिए? एक, एमओए के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखना, सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट subject to the provisions of the act and to the condition contained in the memorandum, a company may by special resolution alter its article। special resolution का मतलब होता है
कि जब 75% शेयर होल्डर्स हाँ बोलते हैं अल्टरेशन करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब मेजॉरिटी हो, मतलब 50% से ज्यादा, और स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% या उससे ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट, the right to alter the article being a company cannot be in any manner either by express or provisions in the article or memorandum or by independent contract deprive itself the power to alter its article। तो क्या बोल रहा है, अल्टर करने का जो अधिकार है वो कंपनी से कोई नहीं छीन सकता, ना ही कंपनीज एक्ट, ना ही मेमोरेंडम, या ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कंपनी को रोक नहीं सकता, डिप्राइव नहीं कर सकता किस चीज से, आर्टिकल को अल्टर करने से। इसका मतलब अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि तुम आर्टिकल को अल्टर नहीं कर सकते, दैट डज नॉट मीन हम अल्टर नहीं कर सकते, मेमोरेंडम हमको नहीं रोक सकता। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम आर्टिकल अल्टर नहीं कर सकते, फिर भी हम आर्टिकल अल्टर कर सकते हैं, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट भी रोक नहीं सकता हमको आर्टिकल को अल्टर करने से। तो क्या बोल रहा है, आर्टिकल्स को अल्टर कर पाना ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा अधिकार है, और कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसको रोक नहीं सकता। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउएवर द अल्टरेशन शुड हैव बीन मेड बोनाफाइड। भाई इतना ध्यान रखना कि बेनिफिट के लिए होना चाहिए और बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, भरोसे में होना चाहिए और कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। तो कोई भी अल्टरेशन हम कर सकते हैं, कोई हमको नहीं रोक सकता अल्टरेशन करने से, बट अल्टरेशन का ऑब्जेक्टिव कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए, और अल्टरेशन हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। क्लियर। As stated earlier, the absolute power of the company to alter its article is subject to two restrictions. दो restrictions है। सबसे पहला, firstly, it must not contravene any of the provisions of the Companies Act। जैसे कि मैं बोला, Companies Act के खिलाफ नहीं होना चाहिए। Secondly, the company's power to alter the article is subject to the conditions in the memorandum, और memorandum के भी against नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं अल्टरेशंस को, तो इसका मतलब है कि अल्टर करने का पावर कंपनी का फंडामेंटल राइट्स है, और कंपनी कभी भी चाहे तो अपने आर्टिकल्स को अल्टर कर सकता है बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब अगर 75% लोग हाँ बोलेंगे तो कंपनी अपने आर्टिकल्स को अल्टर कर सकता है, कोई नहीं रोक सकता अल्टर करने से कंपनी को। बट अल्टरेशन जो है दो चीजों के हिसाब से होना चाहिए। पहला, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है कि क्या प्रोसेस होगा अल्टरेशन करने का, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द अल्टरेशंस। ठीक है। तो सबसे पहला है, जो की वर्ड्स है मार्क करेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट्स दिया हुआ है, डिटेल नोट्स के लिए है ये। मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट करूंगा हर पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रपोजल हैज टू बी अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहले तो डायरेक्टर्स का मीटिंग में अप्रूव होगा, एंड द बोर्ड शैल डिसाइड द डेट एंड टाइम ऑफ द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर का मीटिंग, एंड सेक्रेटरी विल बी ऑथराइज्ड टू कन्वेन द मीटिंग। क्लियर है। तो सबसे पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर हाँ बोलते हैं, अगर डायरेक्टर्स हाँ बोलते हैं तो फिर किसका मीटिंग करवाएंगे, शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग मतलब किसका मीटिंग है, शेयर होल्डर्स का मीटिंग करवाया जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाँ बोलेंगे, बोर्ड हाँ बोलने के बाद शेयर होल्डर का मीटिंग करवाया जाएगा। ठीक है। अब मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग में 75% शेयर होल्डर, मीटिंग में 75% शेयर होल्डर जो है वो हाँ बोलना जरूरी है। तो पहला हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, दूसरा, मीटिंग बुला के शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप,
Within 30 days of passing of the resolution, the company shall file with the ROC. तो कंपनी ROC के पास एप्लीकेशन देगा कि हम लोग अपना आर्टिकल्स को अल्टर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ क्या भरेगा, फी भरेगा और रेजोल्यूशन का कॉपी देगा। कि रेजोल्यूशन का कॉपी क्यों जरूरी है, ये बात प्रूफ करने के लिए कि हमारे शेयर होल्डर हाँ बोले हैं। ठीक है, तो पहला हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाँ बोलेंगे, दूसरा हो गया शेयर होल्डर्स हाँ बोलेंगे, और तीसरा हो गया कि शेयर होल्डर हाँ बोलने के बाद 30 दिन के अंदर कंपनी जो है आरओसी के पास एप्लीकेशन देगा अल्टर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल रिलेट्स टू conversion of public company into private company, the company shall make an application in writing to the regional director concerned for his approval. तो एप्लीकेशन किसको देना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर को भी देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक पब्लिक कंपनी को इनटू अ प्राइवेट कंपनी। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये कब एप्लीकेबल होगा, अगर पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी में, तो वरना पॉइंट नंबर 4 का कोई नीड नहीं है। पॉइंट नंबर 3 तक सफिशिएंट है, आरओसी के पास एप्लीकेशन दे देने से हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ प्राइवेट कंपनी, तो आरओसी को एप्लीकेशन देने के बाद एक और स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या है, रीजनल डायरेक्टर को भी इंफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीजनल डायरेक्टर जो पॉइंट नंबर 4 वाला है वो कब होगा, जब कन्वर्जन है तभी। अगर कुछ और अल्टरेशन कर रहे हैं कन्वर्जन को छोड़कर, तो पॉइंट नंबर 4 फॉलो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द अप्रूवल प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द आर्टिकल्स एज अल्टर्ड शुड बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द आरओसी। तो अगर आरओसी अलाउ कर देता है अल्टरेशन करने के लिए, तो अल्टरेशन करके 15 दिन के अंदर नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम लोग फाइल करेंगे। अगर कंपनी का शेयर लिस्टेड है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एज पर द स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट, द कंपनी मस्ट फॉरवर्ड टू द एक्सचेंज द कॉपीज ऑफ ऑल नोटिसेस सेंड्स टू हिज शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो फाइल विद द एक्सचेंज 6 कॉपीज ऑफ सच अमेंडेड, वन ऑफ विच शुड बी ए सर्टिफाइड कॉपी। तो किसके लिए एप्लीकेबल है पॉइंट नंबर 6, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। अगर बाकी अनलिस्टेड कंपनी है तो पॉइंट नंबर 6 फॉलो करना जरूरी नहीं है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे हम कि हम अपना आर्टिकल्स बदल दिए हैं, और 6 कॉपी सबमिट करेंगे आर्टिकल्स का। कौन सा आर्टिकल का, नए आर्टिकल्स का। ठीक है, नेक्स्ट, सातवां स्टेप और आखिरी स्टेप, द अल्टरेशन शुड बी नोटेड ऑन ईच कॉपी ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो भी चेंजेस हुआ है वो नए आर्टिकल में लिखा जाएगा। द अल्टर्ड आर्टिकल शैल हैव द सेम बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज दैट ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल। तो जो न्यू आर्टिकल होगा उसका भी सेम पावर होगा, सेम इफेक्ट होगा जैसे पुराने आर्टिकल का था। आर्टिकल सो अल्टर सेल नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आज अगर हम अल्टर कर रहे हैं तो पास्ट में या जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो ट्रांजैक्शन आज के बाद होने वाला है फ्यूचर, तो फ्यूचर के ऊपर वह एप्लीकेबल होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मतलब पास्ट से एप्लीकेबल नहीं होगा, पुराने ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो हो चुका है। आज अगर अल्टरेशन हुआ आज के बाद से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट, आफ्टर एन अल्टरेशन इन द आर्टिकल इज मेड इट शुड बी एंडोर्स्ड इन एवरी कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सब्सिक्वेंटली इशूड आफ्टर द डेट ऑफ अल्टरेशन। तो जब अल्टरेशन हो गया उसके बाद जितना भी कॉपी हम इशू करेंगे सब में वो जो अल्टरेशन है वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे, आखिरी में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो हमको स्टेप्स थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या स्टेप्स है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप है जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, थर्ड स्टेप है आरओसी के पास सबमिट करेंगे हम अल्टरेशन का अप्रूवल के लिए 30 दिन के अंदर,
पॉइंट नंबर 4, अगर कन्वर्जन हो रहा है तो रीजनल डायरेक्टर को भी इन्फॉर्म करेंगे। 5वां, आर्टिकल्स अगर अप्रूव हो गया आरओसी से अल्टरेशन तो नया आर्टिकल बनाएंगे और नया आर्टिकल 15 दिन के अंदर सबमिट करेंगे। अगर लिस्टेड कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना जरूरी है। और लास्ट है, जो भी नया आर्टिकल बनेगा उसका सेम पावर होगा जो कि पुराने आर्टिकल्स का था। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हम क्या क्या पढ़े आज? इनकॉर्पोरेशन स्टेज क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, फॉर्म्स क्या होता है, कंटेन क्या होता है एमओए का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अभी इस वीडियो में इतना के लिए रखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।